बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर 4 हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स इन शॉक। ये भी हम रॉबिन से ही कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं या दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स का जो डिफरेंस है एडिमा एंड एफ्यूजन्स वो हम देख लेते हैं कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो एडिमा तो आई थिंक सबको ही पता होता है कि जब हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनकी अक्यूमुलेशन हो जाती है टिश्यूज़ के अंदर या टिश्यू कैविटीज़ में, उसको हम एडिमा कहते हैं। वेयर एज जो डिफरेंस है फ्यूजन से वो ये है कि इट इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन कैविटीज़। तो एडिमा में आपके टिश्यूज़ में बॉडी फ्लूइड्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, वेयर एज फ्यूजन में आपकी बॉडी कैविटीज़ में उन्हीं बॉडी फ्लूइड्स का जो है वो अक्यूमुलेशन है। तो दीज आर टू डिफरेंसेस। एक डिफरेंस ये है एडिमा का कि वो आपके टिश्यूज़ में अक्यूमुलेट हो रहा है, और फ्यूजन क्या है कि वो आपकी कैविटीज़ में अक्यूमुलेट हो रहा है। सेम चीज़ है, दो अलग अलग लोकेशंस पे उसकी अक्यूमुलेशन है। एडिमा में और क्या होता है कि आपके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस है उसमें डिस्ट्रप्शन क्रिएट होती है। इन्फ्लेमेटरी एडिमा इज एक्सुडेट वाइल नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा इज ट्रांसुडेट। सो ये एडिमा की हम दो टाइप्स करेंगे अभी आगे, इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी में हमने जैसे लास्ट टाइम जो है वो इन्फ्लेमेशंस पढ़ी थी अक्यूट में, फिर हमने उससे पहले इन्फ्लेमेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक देखा था कि वो निक्रोसिस में होता है। तो इन्फ्लेमेटरी एडिमा जो है वो एक्सुडेट होता है। एक्सुडेट यानी जिसमें हाई प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें होते हैं, और ट्रांसुडेट वो होता है जिसमें लो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। एक्सुडेट में जो है वो आपकी आपने ये जो है वो इन्फ्लेमेशन में करा था, जिसकी एक डायग्राम थी रॉबिन से, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अब हम देखते हैं कि उसके साथ होता क्या है। इट इज़ इंक्रीज ड्यू टू डिसऑर्डर्स ऑफ इम्पेयरमेंट इन वीनस रिटर्न्स। लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन जो कि आपका प्लाज्मा प्रोटीन है फ्रॉम सर्कुलेशन कॉजेज रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। सो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर आपकी सर्कुलेशन से आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपका प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता क्यों है? क्योंकि आपके जो वेन्स का रिटर्न है या वेन्स की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन है, तो इसलिए आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एल्ब्यूमिन इज लॉस्ट थ्रू यूरिन, इंक्रीज सॉल्ट रिटेंशन ऑल्सो इंक्रीजेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे बढ़ता है? एक वीनस रिटर्न में आपका मसला है, दूसरा आपका सॉल्ट रिटेंशन बहुत बढ़ गई है, यानी सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में रिटेन हो रहा है। यानी आपकी बॉडी में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। दो चीज़ें हैं, वीनस रिटर्न, सॉल्ट रिटेंशन, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। प्लाज्मा प्रोटीन के कम हो जाने से आपका प्लाज्मा कॉन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्लाज्मा एल्ब्यूमिन जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। यू कैन ऑल्सो सी दिस हियर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में उसमें प्लाज्मा एल्ब्यूमिन का लॉस होता है, जिसकी वजह से आपका प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये बात अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करी है, वहाँ पे रिटर्न भी है, ये बात यहाँ रिटर्न है और ये यहाँ पे एक्सप्लेन्ड भी है। इसकी वजह से एडिमा हो रहा है। एडिमा का, और ये एडिमा के रीजंस बेसिकली लिखे हैं कि एडिमा क्यों क्यों हो सकता है। सॉल्ट अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, उसकी रिटेंशन ज़्यादा हो रही है, रीनल फेलियर है फॉर सम रीजन, तब भी आपका जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने अभी पीछे देखा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे लिंक्ड है विद एडिमा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो एडिमा हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो भी एडिमा हो जाएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के आपने दो रीजन आपने समझे कि एक वीनस रिटर्न में मसला है, दूसरा किस में मसला है? आपका सॉल्ट रिटेंशन हो रही है, हेंस आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है। एडिमा क्या था? जो कि बॉडी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है, कहाँ पर है? टिश्यूज में है। फिर आ जाए टाइप्स ऑफ एडिमा पे, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबक्यूटेनियस एडिमा हो सकता है जो कि आपके लिम्स में होता है, लेग्स में, सिग्नल्स कार्डियक और रीनल डिजीजेस। अगर आपकी लेग्स में एडिमा को नज़र आ रहा है तो उसका मतलब है कि या तो कार्डियक का मसला है या रीनल का मसला है। It can also impair wound healing. A sign pitting edema is caused due to pressure of finger over edematous टिश्यू। तो अगर आप अपने उस रीजन पे जहाँ आपको लगता है कि एडिमा है, वहां पर अगर आप अपनी फिंगर से प्रेशर देंगे तो आपको एक पिट यानी गड्ढा टाइप आपको प्रेशर नजर आएगी, जिससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि ओके दिस इज सबक्यूटेनियस एडिमा। सबक्यूटेनियस एडिमा को अगर हम रिवाइज करें तो वो आपके लेग्स में विजिबल है और क्या इंडिकेट करता है कि कार्डियक या रीनल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी वूंड हीलिंग में भी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है। और उसका आप फिगर आउट कैसे कर सकते हो? दैट इफ यू प्रेस योर फिंगर्स ओवर दैट रीजन तो वहां पे आपको एक गड्ढा डिप्रेशन नजर आएगी। देन कम्स
पेरी ऑर्बिटल एडिमा विच अकर्स इन लूज कनेक्टेड टिश्यूज लाइक आईलेट्स। जो ऑर्बिटल है तो उससे कुछ आप लोग अपने आई वाला जो एनाटमी हमने पढ़ी होती है उससे याद करें कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद योर समथिंग टू डू विद द रीजन ऑफ आई। तो ये आईलेट्स में होता है लूज कनेक्टेड टिश्यूज में, इनमें अकर ड्यू टू रीनल डिसफंक्शन। पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहाँ हो रहा है? आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू वाले रीजन में हो रहा है। पल्मोनरी एडिमा आपकी स्वेलिंग ऑफ लंग्स है, पल्मोनरी से बहुत एविडेंट है कि हम लंग्स की बात करें। ब्रेन एडिमा जो है वो बहुत सीरियस होता है, उसमें आपकी सल्काई और गायराइट्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। फिर आ जाए पोर्टल हाइपरटेंशन में कॉज पेरिटोनियल एफ्यूजन आल्सो नोन एज एस्काइट्स। ये आपकी टाइप्स हैं। आप थोड़ा बहुत इसको जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन कौन सी होती हैं। सबक्यूटेनियस है, पेरी ऑर्बिटल है, ब्रेन एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा है। तो काफ़ी आसान से नाम है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। फिर हाइपरीमिया एंड कंजेशन, ये अब हम देखते हैं कि क्या है। सो रिजल्ट ऑफ इंक्रीज बॉडी वॉल्यूम्स, hyperemia is an active process in which arteriolar dilation leads to increased blood flow, tissues turn red। और कंजेशन में इसमें फ़र्क क्या है कि आपका जो हाइपरीमिया है, आपका हाइपर से आप याद रखें कि इंक्रीज हो रहा है, बॉडी वॉल्यूम क्या हो रहा है, सॉरी ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है किसमें? हाइपरीमिया में। और कैसा प्रोसेस है? एक एक्टिव प्रोसेस है। सो दिस इज अनदर डिफरेंस, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है? आर्ट्रियोलर डायलेशन जो है उससे क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, टिश्यूज जो है वो रेड हो रहे हैं, हाइपरीमिया। सो हाइपरीमिया, ब्लड के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, एक्टिव प्रोसेस है। आर्ट्रियोलर डायलेशन हो रही है जिसकी वजह से ऑब्वियसली डायलेट हो रहा है तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो टिश्यू क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। कंजेशन क्या है? वेयर हैज इट्स अ पैसिव प्रोसेस ड्यू टू रिड्यूस्ड, इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली हाइपरीमिया। और कंजेशन को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप हाइपरीमिया याद कर लें, कंडीशन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि इट्स अ पैसिव प्रोसेस। क्यों होता है? ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। और इट कैन बी सिस्टमिक, यानी कार्डियक फेलियर में हमें पता है कि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, स्कीमिया हो जाता है। और लोकलाइज, ये आपकी पर्टिकुलर जगह पे वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है। सो हाइपरीमिया, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, आर्टिकुलर डायलेशन हो रही होगी, टिश्यू रेड हो रहा होगा, एक्टिव प्रोसेस है। कंजेशन, कंजेशन को आप सीपी करके याद कर लें और इसको एच ए करके याद रख लें। हाइपरीमिया एच ए, हाइपरीमिया ए का मतलब एक्टिव, कंजेशन और पैसिव को सीपी। सो सीपी आप जो है वो कंजेशन और पैसिव करके एच ए एंड सीपी। सो सीपी कंजेशन, पैसिव, हाइपरीमिया, एक्टिव। फिर कंजेशन का अगर आप याद करें कि इसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो स्कीमिया में हो सकता है, कार्डियक फेलियर में हो सकता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो है। और हाइपरीमिया क्या है? ब्लड ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, डायलेशन हो रही है, टिश्यू रेड हो रहा है, तो एच ए एंड सी पी। अच्छा, नेक्स्ट, vascular injury. So injury leads to vasoconstriction, reduced blood flow, ischemia by endothelium. Platelet plug is formed in primary hemostasis. Fibrin is deposited in secondary hemostasis. तो आपको पता होना चाहिए कि hemostasis में प्राइमरी hemostasis में क्या हो रहा होता है अगर vascular injury हुई है, और सेकेंडरी में क्या हो रहा होता है। पहले ऑब्वियसली प्राइमरी है, पहला कुछ इंस्टेंस होगा vascular injury का, तो वहाँ पे प्लेटलेट बनेगी। उसके बाद जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि स्कार फॉर्मेशन में कैसे कैसे चीज़ें जो है वो बनती है, तो उसको थोड़ा सा वैसे याद करने की कोशिश करें कि थोड़े अरसे बाद सेकेंडरी होगा, तभी तो बाद में जो है वो फिब्रिन या फिब्रोब्लास्ट अपना रोल प्ले करेंगे। और फिर थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन फिब्रोनेजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, बिकॉज फिब्रोनेजिन भी प्रो स्टेट में एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव फॉर्म में। तो फिब्रोनेजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है, विच की से मैशवर्क को वहाँ पे प्रॉपर आपकी मैकेनिज्म काम कर रही होती है। अच्छा, ये आपका कोगुलेशन कैस्केड है, जो कि कोगुलेशन, अगर आपको याद हो, ये कैस्केड जो है वो हम फिजियोलॉजी में भी करते हैं, और अभी हमने थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी देखा था। सो ये इसमें आपको व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, इसके प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन फिब्रोनेजिन में कन्वर्ट करता है, फिब्रोनेजिन फिब्रिन क्लॉट बनाता है। और उसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? फैक्टर 8 इंपॉर्टेंट होता है। फिर आ जाए थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस के कॉजेज क्या होते हैं? एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है, स्टेसिस हो सकता है, हाइपरकोगुलेबिलिटी हो सकती है। ये रीजन हैं जिसकी वजह से बॉडी में थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ऑन टॉप इज एंडोथेलियल इंजरी। उसके बाद एंडोथेलियल इंजरी को अगर हम देखें तो सिवियर एंडोथेलियल इंजरी में ट्रिगर थ्रोम्बोसिस, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी जो है वो थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और स्टेसिस ऑल्सो डेवलप्स वीनस थ्रोम्बाई। स्टेसिस का आपको ये नाम पता होना चाहिए कि स्टेसिस जो है वो क्या चीज़ बनाता है, ये एमसीक्यूज में काफ़ी पूछा जाता है कि स्टेसिस की किस में डेवलपमेंट होती है, तो वीनस थ्रोम्बी में होती है। अच्छा, उसके बाद थ्रोम्बोसिस को अगर हम कंटिन्यू करें तो स्टेसिस इन टर्बुलेंस प्रमोट
एंडोथेलियल एक्टिवेशन, और इसकी वजह से प्रोकोगुलेंट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ल्यूकोसाइड की एडिशन जो है वो शुरू हो जाती है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं पूरा मैकेनिज्म ऑफ ल्यूकोसाइड, मार्जिनेशन होती है, रोलिंग होती है, एडिशन होती है, डायपेटिसिस होता है, फेगोसाइटोसिस होता है, किलिंग होती है, सब हमने पढ़ा हुआ है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो आपका लैमिनर फ्लो को डिस्टर्ब करता है। इवेंचुअली aortic and arterial dilations are aneurysms, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स दैट यू नीड टू नो। एन्यूरिज्म्स क्या है, फिनोमेना बस पता होना चाहिए। आर्ट्रियल डायलेशन को हम एन्यूरिज्म कहते हैं। दे कॉज लोकल स्टेसिस एंड फर्टाइल साइट्स फॉर थ्रोम्बोसिस। सो थ्रोम्बोसिस का ये रीज़न है कि किस वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। एक तो आपने पढ़ लिया एंडोथेलियल इंजरी है तो वो थ्रोम्बोसिस को कर सकता है, इन्फ्लेमेशन है तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अब अगर स्टेसिस है, अगर स्टेसिस का कॉन्सेप्ट नहीं, आप अगर थोड़ा सा भी फॉरगेट हो गया है आप लोगों को, भूल गए हैं, तो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्टेसिस क्या होता है। थिंक इट वॉज रिटन समवेयर इन माई स्लाइड्स, मैंने अभी वर्ड देखा था गुजरते हुए अपनी आंखों से। जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई सॉ इट समवेयर। क्योंकि स्टेसिस जो है ना वो आगे भी आना है अपकमिंग चैप्टर में, तो अगर अभी नहीं भी समझ आ रहा तो आई थिंक रहने देते हैं उसको, स्टेसिस को। विल गो ओवर इट। एक और चैप्टर में स्टेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, आई एक्सप्लेन यू देयर। स्टेसिस और टर्बुलेंस की वजह से क्या हो रहा है, एंडोथेलियल एक्टिवेशन हो रही है जो कि इन्हांस कर रहा है किसको, प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी को और ल्यूकोसाइड को, जिसकी वजह से लैमिनर फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। और आर्ट्रियल डायलेशन जो कि एक फिनोमेना है जो एन्यूरिज्म होता है, उसको हम दूसरा वर्ड आर्ट्रियल डायलेशन बोलते हैं। उसकी वजह से एक पर्टिकुलर साइट पे अगर लोकल स्टेसिस हो रहा है, यानी वीनस थ्रोम्बोसिस का जो है वो कि लोकलाइज है, तो वीनस में जो है वो आपका मसला आ रहा है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो वो आपका अगर इस तरीके की कोई साइट है जिसमें टर्बुलेंस भी है और स्टेसिस भी है, तो वो साइट जो है वो बहुत ईजीली थ्रोम्बोसिस को इनेबल करवा सकती हैं, यानी उसका इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। पर हाइपर कोagulability जो है उसमें थ्रोम्बोफिलिया इज अ कंडीशन दैट प्री डिस्पोजेस टू थ्रोम्बोसिस, एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और जेनेटिक हैव म्यूटेशंस इन फैक्टर 5, और थ्रोम्बाई इन हार्ट चैम्बर्स इज म्यूरल थ्रोम्बी। देखें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस विल कम अगेन एंड अगेन कि म्यूरल थ्रोम्बी क्या होती है। ये बाद में अब आपको अब ये एक्सप्लेन्ड नहीं मिलेगा म्यूरल थ्रोम्बी का, अब आपको टर्म मिलेगी, क्योंकि आगे हम जब सिस्टमिक पैथोलॉजी करेंगे उसमें म्यूरल थ्रोम्बी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी समझ लें, अगर आपके हार्ट के चेम्बर्स में थ्रोम्बस मौजूद है तो उसको हम म्यूरल थ्रोम्बी कहते हैं। ठीक है, सो थ्रोम्बस थ्रोम्बोसिस किस किस वजह से हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। और क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इनेबल करवाते हैं, स्टेसिस, टर्बुलेंस, लैमिनर फ्लो का डिस्ट्रप्शन, थ्रोम्बोफीलिया अगर हुआ हुआ है तब भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन है तब भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हार्ट के चेम्बर्स में अगर थ्रोम्बस मौजूद है तो उसको हम म्यूरल थ्रोम्बी कहते हैं। तो ये अगेन वंस अगेन थ्रोम्बोसिस है, वन रीजन इज हाइपर कोagulability, थ्रोम्बोफीलिया हुआ है, एंडोथेलियल इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, स्टेसिस है, टर्बुलेंस है, या आर्ट्रियल डायलेशन हुई हुई, एन्यूरिज्म हुआ हुआ तब भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और अगर लोकलाइज्ड है तो वो वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, और अगर आपके हार्ट चैम्बर्स में मौजूद है तो उसको हम कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बी। ठीक है, सो द थ्री रीजंस, अगर हम उसको दोबारा से विजिट करें, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, स्टेसिस या टर्बुलेंस, एन्यूरिज्म, आर्टरियल डायलेशंस, हार्ट के चैम्बर में थ्रोम्बस मौजूद है तो म्यूरल थ्रोम्बी, हाइपर कोagulability है तो थ्रोम्बोफीलिया हुआ है जो कि थ्रोम्बस को जो है वो इनेबल करवा सकता है, एंडोथेलियल इंजरी हुई भी है, इन्फ्लेमेशन हुई भी है, तब भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो यू नीड टू नो द थ्री रीजंस ऑफ थ्रोम्बोसिस के क्यों क्यों होता है। फिर आ जाए फेट ऑफ थ्रोम्बी। अब थ्रोम्बी के साथ होता क्या है, या तो नंबर वन उसके साथ प्रोपेगेशन हो सकती है, थ्रोम्बी अक्यूमुलेट एडिशनल प्लेटलेट्स, इसके साथ और प्लेटलेट्स आ सकती हैं, या तो वो प्रोपेगेट कर जाएगा, या फिर एम्बोली बन जाएगा। एम्बोली वो होता है कि थ्रोम्बस अपनी साइड को छोड़ के अब वो कहीं भी किसी और साइड पे सर्कुलेशन में जाके कहीं भी पहुंच सकता है। सो थ्रोम्बी जब डिसलॉज हो जाता है किसी और साइड पे, यानी अपनी ओरिजिनल साइड को छोड़ के कहीं और चला जाता है, तो उसका एम्बोली कहते हैं, एम्बोलाइजेशन। या फिर डिसोल्यूशन के रैपिड श्रिंकेज ऑफ थ्रोम्बी है कि वो खत्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या फिर एंड हो जाएगा, या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ओल्डर थ्रोम्बी बिकम ऑर्गेनाइज्ड बाय इनग्रोथ ऑफ फिब्रोब्लास्ट। तो फोर चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसको भी हम निमोनिक बना लेते हैं, PEDO, पीडो। ओ माय गॉड दिस लुक्स सो अजीब, बट चलें, पीडो। पी फॉर प्रोपगेशन, आगे एडिशनल प्लेटलेट्स को अपने साथ अक्यूमुलेट कर लेगा, ई फॉर एम्बोलाइजेशन कहीं और चला जाएगा, डी फॉर डिसोल्यूशन श्रिंक हो जाएगा, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन अगर ओल्ड हो गया है
तो उसको जो है फिब्रोब्लास्ट ऑर्गेनाइज कर लेंगे। फिर आ जाए वीनस थ्रोम्बी। वीनस थ्रोम्बी अकर्स इन डीप वेन्स ऑफ लेग्स। दे कॉज लोकल कंजेशन, स्वेलिंग एंड पेन। तो ये वीनस थ्रोम्बी है जो कि आपके लेग्स की डीप वेन्स में हो सकता है। लोकल कंजेशन हो सकती है। कंजेशन दोबारा से याद करें, कंजेशन क्या है? कंजेशन इज CP. Okay, congestion is CP. Congestion is a passive process, reduced blood flow. So if venous thrombi है, उसकी वजह से local congestion होगी. It's a passive process, reduced blood flow. वहाँ swelling होगी, pain होगा. Deep venous thrombosis involves large leg veins and may embolize to lungs and may cause pulmonary infarction. डीप है तो ऑब्वियसली बहुत उसका जो है वो अफेक्ट ज़्यादा होगा। लार्ज लेग वेन्स में होगा। वीनस थ्रम्बी है तो डीप वेन्स में होगा। Next, atherosclerosis can cause atrial thrombosis and abnormal blood flow is associated with it. तो turbulence वाला scenario जो है वो atherosclerosis में हो सकता है। तो deep venous जो है वो large leg veins में होगा। venous thrombi deep veins में होगा। एम्बोलिज्म जो अभी बताया कि वो डिस्लॉज हो जाता है, कहीं और किसी और साइड पे चला जाता है, तो इट्स अ डिटैच इंट्रावैस्कुलर सॉलिड लिक्विड या गैशियस मास दैट इज कैरीड बाय ब्लड फ्रॉम ओरिजिन टू डिस्टेंट साइट वेयर इट कॉजेस इन्फ्रैक्शन। सो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी डिस्कस हुई है कि ये सॉलिड, लिक्विड या गैशियस मास हो सकता है और वो ब्लड के थ्रू अपनी ओरिजिनल साइट से किसी और साइड पे चला जाता है और वहाँ जाके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है और वहाँ पे इन्फ्रैक्शन हो सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर क्लिनिकली साइलेंट. Right heart failure occurs when emboli obstructs 60% of the pulmonary circulation. तो राइट हार्ट का फेलियर जो है वो आपको पता है कि जो राइट चेम्बर्स हैं वहाँ पे आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन हुई होती है। तो अगर एम्बोली ने 60% ऑक्यूपेंसी अपनी वहाँ दिखाई हुई है तो वहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन का फेलियर होगा। और अगर सिस्टमिक एम्बोली है तो वो आपके म्यूरल थ्रोम्बी से अराइज होती है। म्यूरल थ्रोम्बी क्या है कि वो हार्ट के किसी चेम्बर में थ्रोम्बस लोकेटेड था और अब वो डिसलॉज हो गया और वो सिस्टमिक एम्बोली बन गया है। तो ये एक ज़्यादा सिवियर केस है। अम, उसके बाद फिर इन्फ्रॉक्शन क्या होता है? इन्फ्रॉक्शन इज द एरिया ऑफ इस्कीमिक निक्रोसिस। निक्रोसिस आपने स्कीमिया भी पढ़ा है, आपने निक्रोसिस भी पढ़ा है। पूरा निक्रोसिस में थोड़ा सा रिकैप करें, माइलिन फिगर्स नजर आती हैं, सेल मेम्ब्रेन की डिसइंटेग्रिटी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाता है, ATP डिप्लीशन हो जाती है, रॉस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हमने चैप्टर 1 में की थी। इन्फ्रैक्शन वो जगह है जहाँ पे स्कीमिया हो गया, निक्रोसिस हो गया है। रेड इन्फ्रैक्ट्स अकर इन लूज स्पंजी टिश्यूज वेयर ब्लड कैन कलेक्ट इन इन्फ्रैक्टेड जोन। सो इन्फ्रैक्टेड जोन के अंदर आपको क्या नजर आएगा? ब्लड नजर आएगा। व्हाइट इन्फ्रैक्ट्स, राइट, रेड और व्हाइट का फर्क पता होना चाहिए। ये लूज स्पंजी टिश्यूज में हो रहा है। व्हाइट इन्फ्रैक्ट्स अकर विद आर्ट्रियल ऑक्लूजन्स इन सॉलिड ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड स्प्लीन। तो सॉलिड ऑर्गन्स में जो इन्फ्रैक्ट नजर आ रहा है वो व्हाइट इन्फ्रैक्ट है। लूज स्पंजी टिश्यूज में जो नजर आ रहा है वो रेड है। रेड से आप याद रखें कि वहाँ ब्लड अक्यूमुलेटेड है। व्हाइट से याद रखें कि ये स्प्लीन, हार्ट, सॉलिड ऑर्गन्स में मौजूद है। How does an infarct develop? Vascular supply, rate of occlusion, hypoxemia increases chances of infarction. तो एक इन्फ्रैक्ट के डेवलप होने के क्या क्या रीजंस बन सकते हैं कि वहाँ पे वैस्कुलर सप्लाई कम हुआ होगा, रेट ऑफ ऑक्लूजन बढ़ा होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन हुई होगी जिसकी वजह से इन्फ्रैक्शन हुआ है। हाइपोक्सिया मीन्स के लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अब आते हैं शॉक पर। शॉक जो है एक ऐसी स्टेट है, स्टेट ऑफ डिमिनिश्ड कार्डियक आउटपुट और रिड्यूस इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम दैट इम्पेयर्स टिश्यू परफ्यूजन एंड लीड्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया। सो हाइपोक्सिया में क्या हो रहा है, सॉरी, शॉक में क्या हो रहा है? शॉक एक ऐसी स्टेट है जिसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ। सो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली सर्कुलेटिंग ब्लड जो है और उसका वॉल्यूम भी कुछ, उसमें इम्पेयरमेंट होगी, इसमें भी डिस्ट्रप्शन होगी, टिश्यू परफ्यूजन होगी और सेलुलर हाइपोक्सिया जाएगा। तो शॉक क्या है? सेलुलर हाइपोक्सिया है। क्यों हो रहा है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो सर्कुलेटिंग ब्लड का वॉल्यूम भी कुछ इम्पेयर हुआ। तो इसको हम मिल मिला के एक स्टेट कहते हैं जिसमें बॉडी शॉक में आ जाती है। प्रोलॉन्ग शॉक में भी फेटल। कार्डियोजेनिक शॉक होता है। ये शॉक की आपको टाइप्स बतानी चाहिए। कार्डियोजेनिक है समथिंग टू डू विद कार्डियक, उससे कार्डियक आउटपुट आपका कम हो जाता है ड्यू टू पंप फेलियर एंड कैन बी ड्यू टू इन्फ्रैक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर आ जाए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, लो कार्डियक आउटपुट ड्यू टू लो ब्लड वॉल्यूम। सो वॉल्यूमिक से आप थोड़ा सा याद रखें कि इसमें इट हैज समथिंग टू डू विद वॉल्यूम। कार्डियोजेनिक है समथिंग टू डू विद कार्डियक आउटपुट। कार्डियोजेनिक शॉक है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। हाइपोवॉल्यूमिक, हाइपो मीन्स लो और वॉल्यूमिक से वॉल्यूम याद रखें कि इसमें आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, इस वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ है। बिकॉज शॉक ओवरऑल कंडीशन ही वो है जिसमें आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो डिमिनिश हो रहा है। बट देयर कुड बी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, राइट? कार्डियोजेनिक में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, व्हाई? बिकॉज उसका पंप के फेलियर हुआ।
पंप का फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, इन्फ्रक्शन था। हाइपोवॉलेमिक, इसमें भी कार्डियक आउटपुट का ही डिक्रीज हुआ, बिकॉज शॉक ओवरऑल इज मेंट कि वहां पे कार्डियक आउटपुट ही डिक्रीज हुआ, बट देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस फॉर डिमिनिश्ड कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियोजेनिक में पंप फेलियर, हाइपोवॉलेमिक में ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है। Shock associated with systemic inflammation is due to microbial infection, septic shock. तो एक आपके पास सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, जिसमें सेप्टिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो सकता है। तो ये सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन हुई है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, तो वो सेप्टिक शॉक हो जाएगा। अच्छा, फिर आ जाए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और कार्डियोजेनिक पर। कार्डियोजेनिक मैंने अभी बताया कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, वाई? बिकॉज कार्डियक का पंप जो है वो अफेक्टिव नहीं रहा। तो ब्लड जो है वो बैकअप करने की कोशिश करता है, उसमें वीनस प्रेशर बढ़ता है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होती है। टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगी तो हाइपोक्सिया होगा ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद आपको जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा, एक विशियस साइकिल होती है। हाइपोवॉल्यूमिक लो ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। सो लो ब्लड वॉल्यूम, वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, टिश्यू परफ्यूजन कम होगी तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, लेस ऑक्सीजन होगा तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, सेल इंजरी होगी। अगर सेल इंजरी प्रोलॉन्ग हो जाती है तो आपको पता है कि वहाँ पे निक्रोसिस हो जाता है, या एपोप्टोसिस, मतलब वो इरिवर्सिबल इंजरी के दो होते हैं ना आउटकम्स, एक होता है नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस। तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हुई, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हुई तो ऑक्सीजन कम हुआ, हाइपोक्सिया हुआ तो एनारोबिक आपके अंदर शुरू हुआ, एनारोबिक शुरू हुआ तो लैक्टिक बढ़ गया, लैक्टिक एसिडोसिस हुआ तो सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी अगर आपने सही नहीं करी तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। फिर आ जाए न्यूरोजेनिक शॉक पे। न्यूरोजेनिक शॉक है सडन लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन एंड इट्स अ वाइड स्प्रेड वेसोडाइलेशन। ब्लड पूल हो जाता है कि पेरिफेरल वेसल्स में, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है। सो न्यूरोजेनिक किसकी वजह से हो रहा है? सिंपैथेटिक टोन आपने रिलीज करी है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, और उसमें फेंटिंग भी हो सकती है। फिर सेप्टिक शॉक जो होता है वो माइक्रोब्स की वजह से हो सकता है, सिस्टमिक आपका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है सेप्टिक शॉक। तो ये सब जो है वो इतना ज़्यादा, यू डोंट नीड टू लुक इनटू सेप्टिक शॉक कि ये कौन कौन से इसमें फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं, वेजोडाइलेशन किस किस की वजह से हो रही है। आप बस ओवरऑल आप सिर्फ सेप्टिक शॉक के लिए जस्ट रिमेंबर कि किसकी वजह से हो रहा है, माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है? वेजोडाइलेशन होगी तो कैपिलरी लीकेज होगा, कैपिलरी लीकेज होगा तो फ्लूइड का लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा तो स्कीमिया हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस आपने सही नहीं किया तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। फिर स्टेजेस ऑफ शॉक में आपके पास 3 स्टेजेस हैं। नॉन प्रोग्रेसिव जो है वो आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, चूंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म आर एक्टिवेटेड टू मेंटेन cardiac output, which includes activation of renin, angiotensin, ATH release. The net effect is tachycardia. प्रोग्रेसिव में टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है एंड ऑनसेट ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस, यानी ये बढ़ता जाएगा ना कि पहले नॉन प्रोग्रेसिव है, थोड़ा सा आपकी बॉडी जो है वो उसको सही करने की कोशिश करेगी वाया कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स। और वो कैसे होता है कि वो उसको कार्डियक आउटपुट क्योंकि शॉक में डिक्रीज हो रहा होता है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। हाउ इज दैट पॉसिबल? रेनिन एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करता है, उससे एडीएच रिलीज होता है और टेकिकार्डिया हो जाता है। फिर नॉन प्रोग्रेसिव से वो आगे प्रोग्रेसिव में बढ़ता है, जिसमें लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो शुरू हो जाता है, और इरिवर्सिबल स्टेज होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिडोसिस हो चुका होता है और फिर आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। तो नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। नॉन प्रोग्रेसिव में कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन सा है? रेनिन एंजियोटेंसिन का, टैकीकार्डिया उसका अफेक्ट है। प्रोग्रेसिव क्या है कि टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन हो रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है और उसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, लैक्टिक एसिडोसिस बहुत बढ़ गया तो अब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया एंड दैट इज एन इरिवर्सिबल स्टेज। हाइपोवॉल्यूमिक, वंस अगेन थोड़ा सा याद करें, हाइपोवॉल्यूमिक कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, व्हाई? बिकॉज ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वीनस प्रेशर आपका डिक्रीज होता है, उसकी वजह से हमने भी पूरा पढ़ा। फिर कार्डियोजेनिक क्यों होता है? कार्डियोजेनिक में भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, बट किसकी वजह से हो रहा है? कार्डियक पंप की वजह से डिक्रीज हो रहा है। हाइपोटेंशन, वीक रैपिड पल्स, टैकीपीनिया और सियानोटिक यानी ब्लू स्किन जो है वो आपको नजर आ रही होती है। तो क्लिनिकल्स के हैं कुछ साइंस के हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, तो इसमें व्हाट एग्जैक्टली कैन यू सी इन द क्लिनिकल? हाइपोटेंशन है, वीक रैपिड पल्स है, टैकीपीनिया है, ब्लू स्किन है। तो ये सब चीज़ें आपको बीसीक्यूज में दी जा सकती हैं कि आप पेशेंट वॉज प्रेजेंटेड विद हाइपोटेंशन, वीक रैपिड पल्स, टेकिपेनिया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सेप्टिक शॉक जो कि माइक्रोब्स की वजह से होता है, उसमें आपकी स्किन वार्म हुई होती है और फ्लश नजर आ रही होती है। With this we have completed hemodynamic or shock wala chapter. Inshallah I'll see you with other chapter. Till then, take care and laugh.